स्वागत है आपका फिर से मैथोपीडिया चैनल पे। आज हम लोग अपने फिजिक्स के लेक्चर 2 में हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आज देखेंगे जो हम लोग कल का टॉपिक हम लोग का रहा था कि जितना भी हम लोग का जो फंडामेंटल क्वांटिटी था, ठीक है, उसको हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो अन्य मात्रक जो किया गया था उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आप एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर पे। तो हम लोग एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका डेफिनेशन को किया था कि किस प्रकार आपका परिभाषा होता है, ठीक है, मापन का क्या क्या प्रक्रिया है। आगे आपका राशियाँ और मात्रक बताया गया था आपको कि लेंथ का मीटर, ठीक है, ये इस तरह का टोटल 7 आपको बताया गया था। इसके बाद पूरक राशियाँ का मात्रक बताया जिसमें तलीय कोण का, स्टेरेडियन और घन कोण का आपका बताया गया था स्टेरेडियन। फिर हम लोग बहुत सारे परिभाषाएं को बताए थे, ठीक है, प्रकाश वर्ष, मानक किलोग्राम, मानक सेकेंड, माध्य माध्यम, केल्विन, एम्पियर, इस तरह करके इतना सारा आप लोग को बताया गया था। आज हम लोग के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान और समय के अन्य मात्रक क्या क्या होता है। यानी कि अगर मैं लिखूं तो अदर, ठीक है, अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, हम लोग अब इसका देखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि लंबाई के मात्रक के देखेंगे। तो आप क्या करो कि आपको इसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई के मात्रक लिखेंगे, लंबाई के मात्रक। अब लंबाई को क्या क्या मात्रक है इसमें हम लोग को जो पूछा जाता है पावर वाले क्वेश्चंस पे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चंस में आता है 1 एंगस्ट्रम, ठीक है, एंगस्ट्रम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है हम लोग ए लिखते हैं और ए के ऊपर में एक छोटा सा बिंदु देते हैं। तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया पहला हम लोग का। दूसरा हम लोग का यूनिट आ जाएगा लंबाई के मात्रक में ही 1 नैनोमीटर, ठीक है, आप नोट डाउन करते चले जाओ 1 नैनोमीटर। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एनएम। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है 10⁻⁻9 मीटर। ये सब ऐसा यूनिट आपको काम आएगा आगे जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। ये दो हो गया, इसको आप नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग अगर बात करें और क्या क्या है, 1 माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन इज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ऐसे करके लिखते हैं। इसका इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इसके बाद 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ये हो जाता है mm, इसको लिखते हैं, ये हो जाता है 10⁻⁻3। इसके बाद 1 सेंटीमीटर, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर जिसको हम लोग क्या लिखते हैं cm, ये होता है 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा, अब ये सब हो गया आपका माइनस वाली यूनिट। अब हम लोग जाते हैं पॉजिटिव में, तो 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं km, इज इक्वल टू आपका हो जाता है 10⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू इतना हो जाता है। इसके बाद आपका 1 मेगामीटर, ठीक है, 1 मेगामीटर, मेगामीटर इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻6 मीटर। ये प्लस में यूनिट आपका रहेगा, तो आप इसको आराम से नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग का है मेगामीटर हो गया। इसके बाद हम लोग का आता है 1
गीगा, ठीक है, 1 गीगा मीटर। 1 गीगा मीटर इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है 10⁹ मीटर। जैसे कि अब यही अगर माइनस में रहेगा तो उसका नैनो हो जाएगा। इसके बाद 1 टेरोमीटर इज इक्वल टू हो जाता है 10⁻12 मीटर। इसके बाद एक लास्ट हम लोग ने लिखाया था कि 1 लाइट ईयर, इसका हम लोग को पहले पढ़ चुके हैं। 1 लाइट ईयर यानी 1 LY इज इक्वल टू हो जाता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, इतना हम लोग का। तो ये सारे जो यूनिट आपको लिखाए गए हैं इंपॉर्टेंट यूनिट, ये सारा का सारा आपका लंबाई के मात्रक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने। अब हम लोग को देखना है द्रव्यमान वाले पर कि उसमें हम लोग का क्या क्या आता है। तो अब हम लोग का चलेगा द्रव्यमान के मात्रक यानी कि यूनिट्स ऑफ मास। यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास पे हम लोग का क्या चलेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला 1, ठीक है, माइक्रोग्राम, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, यानी कि म्यूजी इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻6 kg। ठीक है, इसके बाद 1 मिलीग्राम, छोड़िए इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लिखो 1 मिलीग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 kg। ठीक है, इसके बाद 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाए आपका 10⁻⁻3 kg। तो इसी तरह अगर हम लोग बात करें 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाता है 1000 ग्राम। ठीक है, ये रेसिप्रोकल है इसका। इतना आप नोट डाउन करो, आराम से स्क्रीन को रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हो। एक भी लेक्चर आपका मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। अगला जो है 1 क्विंटल, ठीक है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10⁻² kg, यानी कि ये आपका ऑर्डर लिखाया गया है। ठीक है, फिर 1 मीट्रिक, ठीक है, 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू हो जाता है आपका 10⁻³ kg। तो इस तरह करके ये जो आपका यूनिट लिखाया गया है, ये सारा का सारा यूनिट आपका केजी का यूनिट है। आपको क्या करना है कि आपको ऑर्डर याद रखना है कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे हम लोग समय के मात्रक पे। ठीक है, यानी कि यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, समय, यूनिट ऑफ समय पे चलेंगे। इसमें आप नोट डाउन करो 1 पिको सेकेंड। ठीक है, 1 पिको सेकेंड भी बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड, ठीक है, होता है -10⁻⁻9 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड, इसको लिखते हैं म्यूएस, इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। 1 मिली सेकेंड, शॉर्ट में इसको लिखते हैं एमएस, इसका होता है 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो ये सारे यूनिट आपका किसका हो गया, आपका समय का हो गया। तो इसको आप आराम से नोट डाउन करो, एक एक यूनिट को आपको क्या करना है, नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा कवर किया है, इस बात को याद करके आप बिल्कुल आराम से बने।
अब मैं आपको टेबल बता रहा हूँ। उस टेबल में हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि सारे चीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो उस टेबल को आप देखें, मैं ड्रॉ करता हूँ अपने स्क्रीन को, बता थी हॉरिजॉन्टल थी वर्टिकल में ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपको टेबल बनाना है, ठीक है, एक टेबल बनाना है। टेबल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप लिखिए 10 टू द पावर, इस तरह से लाइन खींच दीजिए। यहाँ पे लिखना है आपको प्रत्यय, और यहाँ पर लिखना है संकेत यानी कि सिंबल। इस तरह से टेबल बन गया। अब अगर पावर अगर 18 रहता है, 10 का पावर अगर 18 रहे, ठीक है, 10 का पावर अगर 18 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सा, ठीक है। उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल ई। अगर 10 का पावर 15 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं पेटा, उसका हम लोग पी से दिखाते हैं। अगर 10 का पावर अगर 12 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं टेरा, टेरा बोला जाता है, उसको हम लोग टी से दिखाते हैं। अगर 10 का पावर अगर 9 रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गीगा, उसको हम लोग कैपिटल जी से, जिसका यूनिट प्लस में है, ठीक है, उसको हम लोग क्या चीज में दिखाते हैं, कैपिटल में। अगर 10 का पावर अगर 6 है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेगा, और उसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है, उसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, कैपिटल एम से। ये आपका हो गया इतना, इसको आप आराम से नोट डाउन करो। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। इसके बाद हम लोग का हो गया इसके बाद हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग 10 का पावर 6 तक हम लोग देख लिए थे। अब मान लीजिए कि अगर 10 का पावर 3 रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है किलो, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 10 का पावर 2 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं हेक्टो, इसको हम लोग स्मॉल एच से दिखाते हैं। अगर 1 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं डेका, इसको डीए से दिखाते हैं। और अगर 10 का पावर -1 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं डेसी, इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। अगर 10 का पावर -2 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटी, इसको सी से दिखाते हैं। ये हम लोग का यहाँ तक का ऑर्डर हो गया है, आप नोट डाउन करो। इसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का था इस तरह से, यहाँ 10 का पावर था, यहाँ पर आपका प्रत्यय था, और यहाँ पर आपका सिंबल था। 10 का पावर -2 तक देख लिए। अगर 10 का पावर अगर -3 रहता है तो उसका आपका होता है मिली, हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। अब अगर -6 पावर में रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो, इसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं इस तरह से। अगर 10 का पावर -9 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं नैनो, इसको हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। अगर 10 का पावर -12 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं पिको, इसको हम लोग स्मॉल पी से दिखाते हैं। अगर 10 का पावर -15 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं फेमटो, इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। और लास्ट अगर 10 का पावर -18 है तो इसको बोलते हैं एटो, जिसको हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं। तो ये टोटल जो हम लोग का था, ये 10 टू द पावर जो नंबर अगर जो ऑर्डर रहेगा उस चीज़ का नाम क्या होगा, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ आपको नोट डाउन करके लिखवाने का कोशिश किया है। इसको आप बिल्कुल आराम से कॉपी में फ्रेश से आप बनाओ, ठीक है। तो अब हम लोग का सेशन में अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को बताया है, इस तरह का कंटेंट आप खुद देखोगे कि हाँ आपको क्या मिला है। ये पेड कोर्स का कंटेंट है जो आप लोग को करवाया जा रहा है, तो आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है, जिससे कि हम लोग का भी मोटिवेशन आप लोग का बना रहे। और थम्स अप में एक लाइक बटन जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि हम लोग को लगे कि हाँ हम लोग द्वारा आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। और पूरा देखें, ठीक है, पूरा देखने के बाद आपको अगर सेटिस्फेक्शन लगता है
तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप मैथोपीडिया एमपी सर लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन में। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आई होप कि कंटेंट आपको पसंद आ रही होगी। चलो अब आगे अब हम लोग का आता है तो अब हम लोग चलते हैं अपने वर्नियर कैलिपर्स ऑफ अल्पतनांक। यहाँ पर लिखने में शायद मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, गलत लिखा गया है। इसको लिखा जाता है अल्पतमांक, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग का इसमें हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर हम लोग बोलते किसको है, तो इसको आप नोट डाउन करो डेफिनेशंस को। वर्नियर कैलिपर क्या है कि वर्नियर कैलिपर, ठीक है, यानी वर्नियर पैमाना के एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने की भाग की लंबाई से कम होती है। इस अपवर्तनांक को वर्नियर कैलिपर का अल्पमात्रक कहलाता है। इसको आप नोट डाउन करो। और यदि वर्नियर कैलिपर का पैमाने का n भाग, ठीक है, मुख्य भाग से n-1 के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर बात करें हम लोग कि अगर वर्नियर, यहाँ पर फॉर्मूला मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला को आप लिखो। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ वर्नियर पैमाना का एक भाग, ठीक है, एक भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के n-1/n भाग, ठीक है। इसके हम लोग को क्या होता है, बराबर होता है। इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए आपके कॉपी में, आपको हमेशा याद रहेगा। अगला जो है फॉर्मूला, तो अल्पतनांक इक्वल टू अल्पतमांक इज इक्वल टू आपका हो जाता है मुख्य पैमाना का, मुख्य पैमाने का एक भाग माइनस वर्नियर पैमाने का एक भाग, ये आपका हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया एक फॉर्मूला। इसके बाद एक और है, अगर वर्नियर कैलिपर, वर्नियर पैमाने, ठीक है, वर्नियर पैमाने का अल्पतनांक इक्वल टू हो जाता है मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, एक भाग की लंबाई बटे वर्नियर पैमाना पर भागों की संख्या। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को आप बिल्कुल नोट डाउन करो आराम से, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। दूसरा, वर्नियर कैलिपर के बारे में अगर हम लोग बात करें, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कि वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़ों को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाना शून्य रेखा पर और वर्नियर पैमाना को शून्य रेखा ठीक सीधे में ना हो तो यह दो शून्यांक त्रुटि कहलाता है। इस स्टेटमेंट को आप बार से सुने, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े को आपस में स्पर्श कराने पर यदि मुख्य पैमाना शून्य रेखा वर्नियर पैमाने की शून्य रेखा को ठीक सीधी में ना हो तो ये त्रुटि आपको कहलाएगा। और प्रेक्षित लंबाई इज इक्वल टू आपका हो जाता है मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलाने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक। ठीक है, ये आपका हो जाता है। तो अगर किसी भी चीज़ का अगर वास्तविक लंबाई आपको निकालना है तो इसको आप नोट डाउन करो। जैसे कि सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्रेक्षित लंबाई किसको बोलेंगे, जो आपने बनाया है। प्रेक्षित लंबाई निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका क्या है
कि मुख्य पैमाने की माप, मुख्य पैमाने की माप, मुख्य पैमाने की माप प्लस वर्नियर का मिलाने वाला चिन्ह, ठीक है, इनटू अल्पतमांक। ये आपका प्रेक्षित लंबाई आप इस तरह से निकाल सकते हो, इसको आप नोट डाउन करो। इसके बाद अगर किसी चीज़ का वर्नियर से आपको निकालना है वास्तविक लंबाई, तो उसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, उस फार्मूले को आप नोट डाउन कीजिए। जैसे कि वास्तविक लंबाई, वास्तविक अगर लंबाई निकालनी है तो वास्तविक लंबाई के लिए हम लोग पास फार्मूला हो जाता है प्रेक्षित लंबाई, प्रेक्षित लंबाई, ठीक है, प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि। ये हम लोग का एक्चुअल, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग को एक्चुअल लेंथ निकालना है तो उसका हम लोग किस तरह से एक्चुअल लंबाई हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि ये आप लोग देखो, एक चीज़ है कि पॉलिटेक्निक आप कर रहे हो तो आपको एक एक सेंटीमीटर का, एक एक आपको मीटर का, मिलीमीटर में आपको पूरा सही से ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सही से डिजाइन कर सकते हो। मान लो कि कोई ऐसा इंजीनियर बन गया जिसको 1 सेंटीमीटर अगर एक पुल को, एक पिलर को अगर टेढ़ा करता है तो वो ऊपर जाते जाते बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो हम लोग को पता है कि किस तरह से हर एक चीज़ों को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से हम लोग किसी भी चीज़ का वास्तविक लंबाई को निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर यानी कि लिस्ट काउंट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लिया जाता है, बोल रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी का मुख्य मापनी को 0.5, अब क्वेश्चन नोट डाउन करें, 0.5 mm के भागों में विभक्त किया गया है, यानी कि 0.5 mm लेकर के इसको विभक्त भागों में बांटा गया है। और जो वर्नियर मापनी है उसको 50 भाग के मुख्य मापनी के 49 भागों के साथ मिलता है, ठीक है, यानी कि उसमें 50 भाग है लेकिन वो वर्नियर कैलिपर के 49 भागों के साथ जाके मिलता है। तो बोल रहा है कि मापनी का अल्पतमांक कितना होगा। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है कि मुख्य मापनी का एक भाग का मान आपका कितना दिया है, 0.5। अब टोटल कितना है, 50, वो जाकर के किससे मिलता है, 49वां भाग से मिलता है। तो इसको हम लोग निकालेंगे कितना, एक भाग का मान हमारा कितना हो जाएगा। तो वर्नियर सॉल्व कर रहा हूं मैं, वर्नियर के एक भाग का मान, एक भाग का मान आपका कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 49/50। ये आपका इतना mm हो जाएगा आपका एक भाग का मान। इसके बाद हम लोग को इसका अल्पतमांक निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि निकालते हैं हम लोग अल्पतमांक इज इक्वल टू, हम लोग का क्या हो जाता है, 0.5 माइनस 0.5 इंटू 49/50। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हम लोग आता है 0.01 mm, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में अगर बदलते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर। तो इस तरह से करके हम लोग किसी भी चीज़ का अल्पतमांक निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग का एक आता है नया चीज, पेंच मापी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग को बोला जाता है स्क्रू गेज। नाम आपने सुना होगा, स्क्रू गेज। अब ये क्या है, ये पेंच मापी इसको बोलते हैं। ये बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सबसे छोटा लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 2 सिरा होता है। मैं इसका फिगर आपको दिखा दूंगा कि पेंच मापी दिखता कैसा है। इसके बाद क्या होता है कि होता क्या है कि पेंच मापी के सिरों को, ठीक है, एक चक्कर पूरा घुमाने पर, एक चक्कर हम लोग पूरा घुमाते हैं पेंच मापी को, एक चक्कर पुराने पर उसका जो नोक होता है, जितना दूर नोक उसका विस्थापित होगा,
ठीक है, जितना दूर उसका नोक विस्थापित होगा उस वही हम लोग को क्या बताएगा, उसका चूड़ी अंतराल बताएगा। ठीक है, चूड़ी अंतराल बताता है। उसके बाद जो है साधारण भाषा में एक चूड़ी अंतराल का जो वैल्यू होता है वो हम लोग, क्योंकि हम लोग को लिस्ट फिर लेना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कितना लेते हैं, 0.1 सेंटीमीटर का होता है एक चूड़ी अंतराल इज इक्वल टू। तो इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का स्क्रू गेज से बहुत छोटा से छोटा लंबाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये सारा आपको जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे वहाँ पे आपको, तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ का सिखाया जाएगा। वहाँ पर आपको मिनी ड्राफ्टर दिया जाएगा, बहुत सारे स्किल्स आपको दिखाए जाएंगे, ड्राइंग किस तरह से करना है वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। ये सब सारा चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलेगा। मैं आपको इसका फिगर दिखा दूंगा किस तरह वर्नियर पर कैलिपर दिखता है, पेंच मापी कैसा होता है। तो अगर बात नहीं करें हम लोग कि पेंच मापी का अगर अल्पतमांक का बात करें, अल्पतमांक का अगर बात करें कि पेंच मापी का अल्पतमांक कितना होता है, तो इसमें लेते हैं पेंच की चूड़ी अंतराल, पेंच की चूड़ी अंतराल, ठीक है। इसके बाद बटा गोलीय पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पेंच मापी का अल्पतमांक। ठीक है, इसके बाद पेंच मापी द्वारा प्रेक्षित मान का फॉर्मूला हम लोग के द्वारा क्या हो सकता है, तो प्रेक्षित माप हम लोग क्या निकालते हैं, इसका प्रेक्षित माप इज इक्वल टू हो जाता है आपका मुख्य पैमाने की माप, मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्तीय पैमाने को आधार रेखा से मिलने वाला चिन्ह इंटू अल्पतमांक, ये आपका होता है प्रेक्षित माप। अब जब एक्चुअल अगर माप हम लोग को निकाला जाएगा तो एक्चुअल माप इज इक्वल टू हम लोग का हो जाता है प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि, यानी कि जो भी गलती हो रहा है उसमें देखने को वो हम लोग इसमें लेते हैं। इसके बाद हम लोग का ये निकल जाता है किसी भी चीज़ का एक्चुअल माप। तो ये हम लोग पेंच मापी का देखें। अगला टॉपिक जो आगा हम लोग का अगला जो है लिमिटेशन ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि यथार्थ की सीमा क्या है, किस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करो, मैं बोल दे रहा हूँ। वो रहा है कि किसी यंत्र का यथार्थ सीमा उस यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि किसी यंत्र का अल्पतमांक जितना न्यूनतम होगा उसके द्वारा मापी गई माप उतना ही यथार्थ होगा, यानी कि जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी देगा। ठीक है, ये इस चीज़ का लिमिटेशंस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें हम लोग का 5-6 पॉइंट आएगा, एक एक करके आप एक पॉइंट को आप डिस्कस करते जाओ। हम लोग का अभी बहुत सारा है। अभी आपका त्रुटियों का माप आएगा, यानी कि आपका एरर्स इन मेजरमेंट आने वाला है, या और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं जो फार्मूला मैं आप लोग को दूंगा किस तरह से निकाला जाता है। तो अभी हम लोग का बहुत है, अभी हम लोग का लेक्चर चलेंगे तो आप आराम से शांति से नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, चलिए सार्थक अंक में हम लोग का पहला पॉइंट जो हम लोग को देखना है, इसमें क्या है कि देखिए कोई भी चीज़ को अगर हम लोग दिखाते हैं तो वो 10 के घात का गुणनखल का सार्थक दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 8.2 × 10⁻² दिखाया, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है आप 8.2 × 10⁻4 दिखाओ, ये आपका ऑर्डर सिर्फ चेंज होगा, इधर वाला वैल्यू जो आपका सेम रहेगा। पहला हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। दूसरा अगर रूल की बात करें इसका, तो दूसरा रूल क्या होता है कि अगर दो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य अंक होता है तो वो सार्थक होगा। जैसे कि 50.002 में 5 अंक क्या होगा, आपका सार्थक अंक होगा। ठीक है, इसमें 5 क्या होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे कि देखिए 2, 3, 5, क्योंकि अगर कोई दो नंबर के बीच में 0 है तो इसको भी हम लोग सार्थक ही लेंगे, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर ही हमारे लिए माना जाएगा।
तीसरा जो रूल है इसका, तीसरा रूल देखिए, बोल रहा है कि यदि दशमलव मान लीजिए कि ऐसा है 0.024 है, तो इसमें सार्थक वैल्यू क्या लेंगे, तो इसमें सार्थक वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2। अगर इस तरह से लेते हैं 0.07824, तो इसमें सार्थक वैल्यू हमारा कितना होगा, तो इस वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, इसमें हम लोग का सार्थक वैल्यू कितना होगा 4। तो इस तरह को आप हर एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर वाले वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए कि इस तरह से आपको एग्जाम्पल दे दे, लिखा है कि 0.385 और मान लीजिए कि यहाँ 0 यहाँ पर है, बोले इसमें सार्थक वैल्यू कितना है, तो आप गिनिएगा 1 2 3 4, नहीं, आपका सार्थक वैल्यू मात्र कितना है 3 है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक हो और दशमलव के तुरंत बाद शून्य अंक भी सार्थक होता है, जैसे कि आप समझिए, जैसे कि आपको लिखा गया है 8.00246। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये सार्थक होगा, लेकिन ये जो 0 दिया है ये भी आपका क्या हो जाएगा, सार्थक वैल्यू ही कहलाएगा, यानी कि यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, समझ में। एक चीज़ और समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल में इस तरह लिखा हुआ है 7.450 इंटू 10⁵, तो बोला जाएगा इसमें सार्थक अंक कितना होगा, तो हम लोग ये पूरे को लेंगे, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, इस तरह से हम लोग सार्थक अंक की संख्या कितना लेंगे 4। अगला जो रूल है रूल नंबर 5वां, रूल नंबर 5वां हम लोग का क्या है कि अगर आपको जोड़ना या घटाना है, जैसे कि मान लीजिए कि 84.3 प्लस 24.32 प्लस 1.292 प्लस 0.596, इस तरह से जोड़ना है। तो आपको क्या करना है कि पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो पॉइंट के बाद का नंबर आपको सेम लेकर के ऐड करना है, यानी कि यहाँ से लेंगे हम लोग सिर्फ 84.3, यहाँ से लेंगे 24.3, यहाँ से लेंगे आपका 1.9 और यहाँ से लेंगे 0.5। अब हम लोग ऐड करेंगे, इधर में हम लोग को सार्थक वैल्यू को लेना है, ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको भी हम लोग क्या रखेंगे, पॉइंट्स में ही रखेंगे। जोड़ने पर जो भी हम लोग का वैल्यू आ जाए, अगर इसको हम लोग को जोड़ा जाए तो इसको हम लोग को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आपका कितना था 1.2। ठीक है, यानी 3 3 6 6 2 8 8 5 13। ठीक है, और इधर आपका कितना आ गया 4 4 8 1 9 और 1 10 1 11 8 2 10 1 11, यानी कि 11.3 आपका ये 4 4 8 1 9 1 10 आपका कितना आ जाएगा 110.3 के आसपास ये आपका आ जाएगा। तो इधर में हम लोग का वैल्यू को क्या रखना है, सेम रखना है, इसमें हम लोग को किसी तरह का कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। छठा जो रूल आपके पास है सार्थक वैल्यू के लिए, बोला कि विभिन्न मापों को गुना या भाग करने पर, ठीक है, जो प्राप्त जो गुणनफल हम लोग को जो गुणनफल प्राप्त हो, ठीक है, या फिर भागफल मिले, ठीक है, केवल उतने ही अंक सार्थक चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाला मिलना चाहिए, यानी कि हम लोग लिस्ट वैल्यू को ही हम लोग लेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हम लोग को क्या हो जाता है, टोटल 6 रूल बताया जाता है। अगर आगे अगर हम लोग बात करें, अब हम लोग का क्या आ जाता है कि मेजरमेंट में यानी कि मापों में त्रुटियां हम लोग को क्या क्या देखने को मिलती है, तो इसको मैंने नोट डाउन किया है, इसको आप आराम से कॉपी में देख करके नोट डाउन करो। एक बार मैं समझा देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग एरर्स किसको बोलते हैं, त्रुटि। तो देखिए, किसी भी चीज़ को मापते समय कुछ ना कुछ हम लोग को मापन में गलती कुछ ना कुछ होता है, वही हम लोग के लिए क्या रहती है, त्रुटि कहलाती है। त्रुटि जो होता है 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला क्या होता है कि यंत्र गति, ये त्रुटियां यांत्रिक और अपूर्णता होती है, यानी कि मान लीजिए कि किसी तरह का कोई भी आप मेजरमेंट के लिए स्केलिंग यूज़ कर रहे हो, उसमें जो आपको काउंटिंग किया गया है वो तो 100% एक्यूरेसी नहीं रहता है, तो वहाँ से पहला गलती मिल सकता है। दूसरा, प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण, यानी प्रयोग के दौरान बाह्य कारण द्वारा किसी तरह का कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाता है। तीसरा, व्यक्तिगत त्रुटि, यानी प्रयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत त्रुटियां करता है, यानी कि हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला हो वो उसमें किसी तरह का कोई गलती कर दिया हो, लेना चाहिए था आपका एक पॉइंट को ध्यान में न रख के उसको किस मिसप्रिंट हो गया, तो इस तरह करके ये व्यक्तिगत गलती होता है। तो ये एरर इन मेजरमेंट वाले में है। तो इस तरह करके हम लोग क्या हुआ कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है मापन चैप्टर आपको पूरा डिटेल में बताया गया। अब हम लोग कुछ जो इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है
वो हम लोग बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को और ज़्यादा काम आ जाए, जिससे कि हम लोग क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे निरपेक्ष, आपेक्षिक और परसेंटेज एरर पढ़ेंगे कि कितना हम लोग का। तो इसका फार्मूला निकालने का क्या होता है, इस फार्मूले को क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। आप लोग फार्मूले को आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को काम आएगा। क्योंकि इसके बाद हम लोग चलेंगे अब अभ्यास प्रश्न में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर सके। तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि बराबर आपका क्या होता है, आप लिखिए निरपेक्ष त्रुटियां, ठीक है, निरपेक्ष त्रुटियां इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो लिखा जाता है इसमें लिखेंगे डेल A1 इज इक्वल टू A1 माइनस ए माध्य, ये फॉर्मूला पहला। अगर डेल A2 लिखना है तो A2 माइनस ए माध्य। इसी तरह से अगर डेल A3 लिखना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A3 माइनस ए माध्य। तो हम लोग के लिए एक फॉर्मूला क्या बनता है कि ए माध्य, ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से n तक लेंगे, जहां पर AI बटे n, ये हम लोग का जनरल फार्मूला हम लोग का हो जाता है ए माध्य निकालने का, ठीक है। अगला जो आपेक्षिक त्रुटि जो होता है, इसमें जो हम लोग को लेना अपेक्षित त्रुटि, तो इसमें क्या होता है, त्रुटि इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं त्रुटि इज इक्वल टू होता है डेल A माध्य बाई ए माध्य। इस तरह से हम लोग त्रुटि निकाल सकते हैं। मीन्स डेल A माध्य इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डॉट 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 डेल AN बाई n, ये हम लोग इससे निकाल सकते हैं। अगर प्रतिशत त्रुटि की बात किया जाए, प्रतिशत त्रुटि का अगर हम लोग निकालें तो प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला होता है इसको इस तरह से लिखते हैं डेल A माध्य बाई ए माध्य इंटू 100। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिशत माध्य को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या हुआ, चैप्टर को पूरा हम लोगों ने पढ़ा है, इसको आप फिर से जा करके देखिए। अब कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पहला क्या है कि भौतिक राशियां दो हिस्से में बनी होती है, जिसको आंतरिक और मात्रक हम लोग बोलते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, एक मूलधारी है एक, ठीक है। तलीय कोण ये होता है हम लोग का, एक माध्य दिवस बराबर 8640 सेकेंड होता है। एक और चीज़ जो पूछा जाता है पृथ्वी को त्रिज्या को लेकर के, तो जो पृथ्वी की जो हम लोग त्रिज्या लेते हैं, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या इट मीन्स की रेडियस ऑफ अर्थ जो लिया जाता है वो हम लोग मोटा मोटी लेते हैं 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग का क्या होता है, चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। हम लोगों ने पूरा दो पार्ट में देखा है पूरा चैप्टर को। आप लोग जा करके पूरा नोट डाउन करो, लाइन बाय लाइन नोट करना है, कहीं भी आपको इतना डिटेल में आपको नहीं बताया जाएगा। तो अब हम लोग का सेशन चलेगा पूरा का पूरा क्वेश्चंस पे, जिसमें से हम लोग लगभग हर एक चैप्टर से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि 35 प्लस क्वेश्चन हम लोग हर चैप्टर का कर लें। तो आप पूरा नोट डाउन करके रखना। हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं कल के क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हम लोग का चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम लोग चैप्टर्स क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर पसंद आया तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोग बच्चों को मिल जाए जो बड़े फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिनका सपना है कि नहीं मैं डिप्लोमा करूं। सबसे पहले 10th के बाद डिप्लोमा आपको ये सही चीज़ है। तो एक बार फिर से थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका स्वागत है। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ही बात करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।